हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, अब तक टीआरई में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे संकलन किया गया है। बस ध्यान रखना है कि सभी टॉपिक वाइज लिए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इतिहास को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे जैसा आप लोग का डिमांड होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, इतिहास में कुल 7 पार्ट होंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है, इसके अलावा 5 पार्ट और हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और अब देखते हैं आज का पहला सवाल। ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं इसके नीचे किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं नीचे इंडिकेट किया गया है। ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है, अच्छा सवाल था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला है, उन्होंने मुख्य नायक का प्रकाशन किया था। बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, यह भी कथन सही है। ठीक है, उनका देहांत 1956 में हुआ था, यह भी कथन सही है। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ है? महू में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तीनों कथन यहाँ बिल्कुल ही सही था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे सूची 1 दे रखा है नारों के नाम, और इधर सूची 2 दे रखा है संबंधित राजनीतिक दल और राजनेता के नाम। ठीक है, तो सबसे पहला दे रखा है गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? याद कीजिए, इंदिरा गांधी के द्वारा ये दिया गया था, है ना। लोकतंत्र बचाओ का नारा किनके द्वारा दिया गया था? ये जनता दल के द्वारा दिया गया था। जोतने वालों की भूमि, ये वाम मोर्चा के द्वारा दिया गया था। जबकि तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ये एनटी रामाराव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सही आंसर आप लोग को दिखेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 1 4, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? बताना है आपको कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। कब? 1910 में की गई थी। ठीक है, और ये आंदोलन अब देखेंगे कि इसमें जितने सदस्य थे ये सभी जो लखनऊ समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1916 में हुआ था, ये सभी इनके खिलाफ थे, लखनऊ समझौता के खिलाफ थे। ठीक है, तो याद रखना है कि अहरार आंदोलन से संबंधित कौन कौन व्यक्ति थे। तो पहला नाम आता है मोहम्मद अली का। ठीक है, दूसरा नाम आता है हकीम अजमल खान का, तीसरा नाम आता है हसन इमाम का, और चौथा नाम आता है मजहर उल हक का। ठीक है, ये सभी चारों देखेंगे कि अहरार आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है ए ऑप्शन, हसन इमाम। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ये अंबाबाई थी ना, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ये भारत के किस राज्य से संबंधित थी, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो कि भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था एवं 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। सोचिएगा, ऐसी महिला, आज की डेट में देखेंगे 18 साल में लोगों की शादी होती है, लेकिन आज देखते हैं यहाँ पे अंबाबाई के बारे में, तो ये आश्चर्य है कि ये 12 साल में इनका शादी होता है। 16 वर्ष की आयु में जिसमें शादी होने की उम्र होने की शुरुआत होती है, वहाँ इनके पति छोड़ के चले जाते हैं दुनिया से। ठीक है, और इसके बाद फिर देखते हैं कि ये भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ती हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात थी इनके लिए।
तो ध्यान रखना है, यम्माबाई कहाँ की थी, ये कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है। ठीक है, अर्थात हमें इसके बारे में बतानी है कि कौन सा ऐसा क्रम होगा, पहले कौन सी घटना घटी उसके बाद कौन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सबका यहाँ पे डेट पता होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो याद कीजिए सूरत विभाजन है ना, ये कब हुआ था, 1907 में। ठीक है, कब हुआ था, 1907 में। ठीक है, इस बार देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार, ये 1909 में आया था, सबको पता होगा। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा हुआ था, ठीक है, 1918 में। ठीक है, जबकि होम रूल आंदोलन देखेंगे कि 1916 में ये हुआ था। ठीक है, तो क्रम सब लगा लीजिए। ठीक है, तो सूरत विभाजन सबसे पहले नंबर पर है, फिर है मार्लो मिंटो। ठीक है, इसके बाद फिर आएगा आपका होम रूल आंदोलन, इसके बाद फिर है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, 2 4 1 3 कहाँ दिख रहा है, 2 4 1 3 बी ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दिए गए ऑप्शन में इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 1993 में और लाल किला 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा इंडिया गेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। बताना है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया गया है, हम थोड़ा सा तुरंत इसका ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। चलिए अब सही है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना है सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना है इनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। दिएगा ऑप्शन आपको बतानी है कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ही सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, कौन किसने दिया था, हसरत मोहानी ने दिया था। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा, बटुकेश्वर दत्त था ना ये, ध्यान रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। सवाल है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। दिए गए ऑप्शन में आपको बतानी है। सही आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फजल अली। ठीक है, फजल अली इसका सही आंसर है। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य भी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। बताना है कि किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा उपर्युक्त तीनों विचारधारा
का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है, अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल ये पूछा गया था, ठीक है। ध्यान रखना है ये तीनों गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, ये तीनों देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, उपर्युक्त तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद का काल गांधी युग से संबोधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम.एन. रॉय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर संयंत्र एवं पेशावर संयंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं दिए गए तीनों ऑप्शन में, ये तीनों ऑप्शन क्या है, ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? बताना है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। आसान सवाल है, कई बार आप पढ़ चुके हैं इसे। सही आंसर होगा यहाँ पे अरुणा असफ अली, ठीक है। अरुणा असफ अली इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी या स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। अरुणा असफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930, 1932 और 1941 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया था, याद रखनी है। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर सूची 1 दे रखा है, इधर सूची 2 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत सेवक समाज, ठीक है। देखेंगे भारत सेवक समाज का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ठीक है। वहीं बात करें तत्वबोधिनी समाज का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ठीक है। जबकि आत्मीय सभा का देखेंगे स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ए का 2 देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और बी का 1 भी दिख रहा है और सी का 3 दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में वह महान एकता करता थे जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था जब महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? दिए गए ऑप्शन आपको बताना है। डरबन से ट्रांसवाल तक, न्यू कैसल से डरबन तक, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सही आंसर होगा यहाँ पे ये ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कथन सही, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया गया था। यह मार्च नटाल और ट्रांसवाल के मध्य किया गया था। कहाँ? नटाल और ट्रांसवाल के मध्य, ठीक है। चलिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। 1913 में दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करार दिया। महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था और यह मार्च नटाल और ट्रांसवाल के मध्य किया गया था। इस मार्च में 2000 से ज़्यादा लोगों ने नटाल तक मार्च किया था। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? तो ध्यान रखना है मार्च 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ, ठीक है। अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1836 को कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के साथ आरंभ की थी। कलकत्ता
सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया था। ठीक है, और इसको फिर बाद में देखेंगे कि जनता के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? सवाल पूछा गया था बीपीएससी तैयारी 2.0 में। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो के नीति के कारण, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बांटो और राज करो की नीति के कारण देखेंगे कि अंग्रेज भारत में लंबे समय तक राज किए थे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया। इसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि के इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? ठीक है, 1870 में, 1880 में, या फिर 1890 में, एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बीपीएससी तैयारी 3.0 री एग्जाम जो हुआ था 1 to 5 के में ये पूछा गया था। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। 1877 में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, 1877 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बताना है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोखले का आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हजरत मोहानी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ये सवाल बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा यहाँ भी ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ध्यान रखिएगा, दास्ता या गुलामी को चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जैसे ब्रेक तो है पर इंजन भी नहीं है भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः स्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया था, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त की विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, जो कि कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, ये भी कथन सही है। ठीक है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था, ये भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। बाकी लोग, आप लोग इसको अब ज़्यादा पढ़ना होगा तो पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथियागो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? बताना है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथियागो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ भी ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये सवाल बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिन लिथियागो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है,
कब दिया था? 11 अगस्त को 1942 को। ठीक है, तो यहाँ भी ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखना है। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना का पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मुथिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? मुथिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, द्वैत प्रणाली, संघवाद, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वैत प्रणाली। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखना है, मुथिमन कमेटी का गठन वर्ष 1924 में सर अलेक्जेंडर मुथिमैन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था तथा इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के शासन या द्वैत शासन के मुद्दे की जांच के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? किसने कहा था? डफरिन, मिंटो, कर्जन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन का जो कार्यकाल है देखेंगे 1899 से लेकर के 1905 तक रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एल्बर्ट बिल से संबंधित ये नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों से यहाँ पे देखेंगे कि ये लॉर्ड लिटन संबंधित है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखेंगे लॉर्ड लिटन से संबंधित हैं। ठीक है, इसको फिर बाद में जाकर के आगे लॉर्ड रिपन इसे फिर समाप्त भी करते हैं, ये भी पता होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। ये तो नहीं थे। ठीक है, एल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की प्रारंभ की मांग की गई थी। ठीक है, पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल लाको तत्कालिक वायसराय, बिल को होना चाहिए था। ठीक है, बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड लिटन के समय में वर्ष 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1878 ईस्वी में ही सशस्त्र अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, याद रखनी है। चलिए अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ, किंग जॉर्ज पंचम, महारानी विक्टोरिया, उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार तीसरा जो लगा था उस आयोजन के दौरान ये रखी गई थी। ठीक है, यहाँ पे रखी गई थी, ध्यान रखना है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।